प्रिय विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैं हूं डॉक्टर शिवहर्ष सिंह और आज एक बार फिर मैं आपके समक्ष सर्वदेशीय लोकतंत्र अर्थात कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी पर एक व्याख्यान लेकर प्रस्तुत हूं। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, जब 1991 में शीत युद्ध का अंत हुआ तो इसे पाश्चात्य उदारवादी देशों की विजय के रूप में देखा गया और इसके फलस्वरूप यह आशा जागृत हुई कि अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन लोकतंत्र और विधि के शासन के आदर्शों के द्वारा किया जा सकता है। अतः 1990 के दशक के प्रारंभ में पाश्चात्य विचारकों के एक समूह ने सर्वदेशीय लोकतंत्र की राजनीतिक परियोजना का विकास किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्र राज्यों के भीतर और बाहर विश्व व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर विश्व स्तर पर लोकतंत्र के प्रसार के पक्ष में बौद्धिक तर्क प्रस्तुत करना है। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, वस्तुतः सर्वदेशीय लोकतंत्र का विचार अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सुधार के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो विश्व के राष्ट्र राज्यों के भीतर लोकतंत्र के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हो चुकी है, बहुत अच्छी प्रगति हो चुकी है, परंतु विश्व व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। अनेक प्रकार से, अनेक रूपों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के राष्ट्र राज्यों के बाहर विस्तार एवं प्रसार की आवश्यकता पर प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिक जुर्गेन हैबरमास और प्रसिद्ध समाजशास्त्री उल्रिक बेक ने बहुत अधिक बल दिया है और इसका अनेक प्रकार से समर्थन किया है। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, सर्वदेशीय लोकतंत्र की राजनीतिक अवधारणा, सर्वदेशीय लोकतंत्र का राजनीतिक सिद्धांत राष्ट्र राज्यों के भीतर और बाहर, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भीतर विश्व स्तर पर लोकतंत्र के मानकों एवं मूल्यों के अनुप्रयोग की संभावनाओं की तलाश करता है। सर्वदेशीय लोकतंत्र के अंतर्गत यह तर्क दिया जाता है कि लोगों के द्वारा लोगों के लिए वैश्विक शासन संभव है और इसकी आवश्यकता भी है। सर्वदेशीय लोकतंत्र के मॉडल के अंतर्गत निर्णय उन लोगों के द्वारा लिए जाएंगे जो इनसे प्रभावित होने वाले हैं और एकल पदसोपानी सत्ता के स्वरूप से बचा जाएगा, इससे परहेज किया जाएगा। जिन विचारकों ने, दार्शनिकों ने सर्वदेशीय लोकतंत्र की हिमायत की है, इसका समर्थन किया है और प्रकार से इसका प्रतिपादन किया है, उनमें इमैनुएल कांट, डेविड हेल्ड, रिचर्ड फॉक्स, डेनियल आर्कीबोगी और मैरी काल्डोर सम्मिलित हैं। विद्यार्थियों एवं दर्शकों, सर्वदेशीय लोकतंत्र के समर्थक या सर्वदेशीय लोकतांत्रिक यह तर्क देते हैं कि विभिन्न मुद्दों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवहार का प्रसार एवं विस्तार इस ढंग से किया जाना चाहिए कि उन लोगों की इच्छा का ध्यान दिया जा सके, उन लोगों की इच्छा को जाना जा सके जिनके हित दांव पर लगे हैं, और ऐसा लोगों की प्रत्यक्ष प्रतिभागिता के माध्यम से अथवा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से भी किया जा सकता है। सर्वदेशीय लोकतांत्रिक वैश्विक शासन के जिस मॉडल की वकालत करते हैं वह परिसंघीय और विकेंद्रीकृत
विश्व सरकार से रहित वैश्विक शासन है, या कह लीजिए कि विश्व सरकार से रहित परिसंघीय और विकेंद्रीकृत वैश्विक शासन के मॉडल की वकालत सर्वदेशीय लोकतंत्र के समर्थकों के द्वारा की जा रही है। Cosmopolitan Democrats advocate the model of global governance, which is a confederal and decentralized model of global governance without world government. ये चीज़ बहुत आवश्यक है कि सर्वदेशीय लोकतांत्रिक एक परिसंघीय और विकेंद्रीकृत परंतु विश्व सरकार से रहित वैश्विक शासन की वकालत करते हैं। विश्व सरकार से रहित परिसंघीय और विकेंद्रीकृत वैश्विक शासन का मॉडल सर्वदेशीय लोकतंत्र के अंतर्गत प्रस्तुत किया जा रहा है और प्रस्तुत किया जाता है। इसके साथ ही साथ यह ध्यान देने योग्य है कि वैश्विक शासन का यह मॉडल जो क्लासिकल विश्व संघवादी हैं, वर्ल्ड फेडरलिज्म थिंकर्स हैं जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टीन, उनके द्वारा समर्थित और प्रस्तावित वैश्विक शासन के मॉडल से भिन्न है। जो वैश्विक शासन का मॉडल लोकतांत्रिक या सर्वदेशीय लोकतंत्र के समर्थक प्रस्तुत करते हैं, वह मॉडल जो चिरसम्मत या क्लासिकल विश्व संघवादी विचारक हैं जैसे कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनके द्वारा प्रस्तुत मॉडल से भिन्न है। इसके साथ ही साथ विद्यार्थियों एवं दर्शकों यह जान लेना आवश्यक है कि सर्वदेशीय लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र के प्रसार एवं विस्तार के लिए सैन्य हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर संशय करते हैं, संदेह करते हैं, भले ही ये सैन्य हस्तक्षेप स्पष्टतया मानवतावादी मंशा से ही क्यों न प्रेरित हो। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अमेरिकी नव उदारवादी विचारक माइकल डायल ने विश्व के डेमोक्रेटिक जोन या लोकतांत्रिक क्षेत्र के विस्तार एवं प्रसार के लिए 3 तरीके बताए हैं, बाय इंस्पिरेशन, बाय इंस्टिगेशन एंड बाय इंटरवेंशन, अर्थात प्रेरण के द्वारा, उकसावे के द्वारा और सैन्य हस्तक्षेप के द्वारा। तो विद्यार्थियों, आपको यह मैं बता दूं कि सर्वदेशीय लोकतंत्र के समर्थक लोकतंत्र के प्रसार एवं विस्तार के लिए सैन्य हस्तक्षेप की प्रभावशीलता पर संशय करते हैं, भले ही ये सैन्य हस्तक्षेप मानवतावादी मंशा से क्यों न प्रेरित हो। इसके बजाय सर्वदेशीय लोकतंत्र के समर्थक लोक राजनय या जन राजनय, पीपल्स डिप्लोमेसी और शस्त्र परिसीमन या शस्त्र नियंत्रण, आर्म्स कंट्रोल जैसी विधियों को अधिक से अधिक क्रियाशील करने का परामर्श देते हैं। जहाँ तक सर्वदेशीय लोकतंत्र की आलोचना का प्रश्न है, सर्वदेशीय लोकतंत्र की आलोचना यथार्थवादी, मार्क्सवादी, समुदायवादी और बहुसंस्कृतवादी परिप्रेक्ष्यों से की गई है और कुछ उदारवादियों ने भी इसकी सफलता पर संशय व्यक्त किया है, जैसे कि लोकतांत्रिक सिद्धांतकार रॉबर्ट ए डाल यह कहते हैं कि लोकतांत्रिक सिद्धांतकार रॉबर्ट ए डाल ने वैश्विक संगठनों के भीतर किसी महत्वपूर्ण स्तर तक लोकतंत्र के प्रसार की संभावना पर संदेह व्यक्त किया है। रॉबर्ट ए डाल का मानना है कि आकार में विस्तार के साथ साथ लोकतंत्र घटता है। डेमोक्रेसी डिमिनिशेज विथ साइज, जैसे जैसे जनसंख्या का आकार बढ़ता है वैसे वैसे लोकतंत्र कम होता है, घटता है।
डेमोक्रेसी गेट्स डाइल्यूटेड विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या के आकार में जैसे ही वृद्धि होती है उसके साथ लोकतंत्र क्षीण होता है, कम होता है, घटता है। डेमोक्रेसी डिमिनिशेड विद साइज। परंतु रॉबर्ट ए डाल की उपागम के विरोधी यह तर्क देते हैं कि विश्व के बड़ी जनसंख्या वाले देश किसी भी प्रकार से कम लोकतांत्रिक नहीं है। उदाहरण के तौर पर मत देने वालों की संख्या और जनसंख्या के मध्य कोई निश्चित सहसंबंध नहीं पाया जाता। वस्तुतः मत देने वालों की संख्या या वोटर्स टर्नआउट सबसे कम उन देशों में पाया जाता है जहां जनसंख्या 1 लाख से कम है, जिनके नागरिकों की संख्या 1 लाख से कम है। तो विद्यार्थियों एवं दर्शकों, यह सर्वदेशीय लोकतंत्र की अवधारणा को स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया एक संक्षिप्त व्याख्यान है। इसे आप फेसबुक पर भी सुन सकते हैं और इससे लाभान्वित हो सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।